हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आज हम इस डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अच्छे से समझेंगे और इसके पीछे लॉजिक भी समझेंगे कि ये क्यों सिग्मॉइड शेप्ड आता है। आज हम इसी को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम इस ग्राफ को समझें, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि जैसे कि आपको पता होगा हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ये डिसोसिएट भी हो सकता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है और फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है। इस बाइंडिंग को करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, यानी जो इसको फेवर करते हैं और इसके डिसोसिएशन को भी फेवर करते हैं और इसके एसोसिएशन को भी फेवर करते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनकी कंसंट्रेशन पर और पार्शियल प्रेशर पर। लाइक दैट कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर ये डिपेंड करता है कि इसकी डिसोसिएशन होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की या ये एसोसिएशन होगी, ये बन जाएगा। PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्फ्लुएंस करता है इसके फॉर्मेशन या डिसोसिएशन पर। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन दैट इज़ प्रोटॉन कंसंट्रेशन, जिसको हम फिर pH भी कहेंगे, ठीक है। अभी pH पर डिपेंड करता है इसकी एसोसिएशन डिसोसिएशन और कुछ अदर फैक्टर्स पर, लाइक कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। मेनली हम इनको डिस्कस करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन दैट इज pH एंड टेम्परेचर, ठीक है। देखिए, आपने पढ़ा भी होगा कि एल्वियोलर साइट पर क्या होता है। एल्वियोलर साइट पर क्या होता है? एल्वियोलर साइट, सॉरी इसको मैं मिटाता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक। एल्वियोलर साइट पर क्या होता है? एल्वियोलर साइट, ठीक है। एल्वियोलर साइट पर अगर हम देखेंगे, एल्वियोलर साइट पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन रिच होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, उसका पार्शियल प्रेशर कम होता है एल्वियोलर साइट पर, ठीक है। और वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो भी कम होता है, ठीक है। और वहाँ पर जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है वो भी कम होती है। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम होती है, यानी pH ज़्यादा होता है। H पॉजिटिव कम मतलब pH ज़्यादा, pH ज़्यादा। तो ये फैक्टर्स क्या काम करते हैं? दीज फैक्टर्स एट द एल्वियोलर साइट दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, यानी वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करते हैं ये कंडीशंस। और इसकी वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। अब उल्टा होगा, एट टिश्यू लेवल उल्टा होगा। क्या टिश्यू लेवल पर क्या उल्टा होगा? देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टिश्यू लेवल पर, ठीक है। एट टिश्यू लेवल पर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन यूज़ होता है फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन कम होता है और वहाँ पर उसका पार्शियल प्रेशर कम होता है। और रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो बनता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एट टिश्यू लेवल। टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है टिश्यू लेवल ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है एट टिश्यू लेवल बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस लाइक एसिडोसिस एटसेट्रा, ठीक है। एसिडोसिस की वजह से जिसमें आता है लैक्टिक एसिडोसिस एटसेट्रा, उनकी वजह से H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बन जाता है। यानी सिंपली मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, विच मीन्स कि pH डिक्रीज होता है। और ये सारी चीज़ें जो ये होता है कि पार्शियल प्रेशर का ऑफ ऑक्सीजन का कम होना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना, टेम्परेचर ज़्यादा होना, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना यानी pH कम होना, दीज ऑल फेवर द डिसोसिएशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, यानी बैकवर्ड रिएक्शन। यानी जो HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूट जाता है इनटू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, और सेलर जो होते हैं वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। ये था एसोसिएशन एंड द डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये इसलिए मैंने समझाया क्योंकि अभी मैं आपको ये ग्राफ जब
पढ़ाऊँगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। यह तो आपने पढ़ा होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम ग्राफ पर आते हैं। अब थोड़ा बहुत हम सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। यानी जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। ये मैं अब लिख रहा हूँ इस तरह, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, ये रिवर्सिबल यानी बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है। लेकिन अभी के लिए हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो बनता है ये 100% सैचुरेटेड होता है। 100% सैचुरेटेड यानी व्हाट डज मीन बाय 100% saturation of hemoglobin? It means that 100% of the hemoglobin is bound with oxygen. एक बात याद रखना, what is 100% saturated hemoglobin mean? 100% saturated hemoglobin का मतलब क्या है कि जो भी hemoglobin molecules है वो fully loaded है with the oxygen। इसको हम कहते हैं 100% saturation। 100% saturation of hemoglobin होती है at the alveolar site। याद रखना, at the alveolar site 100% of the hemoglobin occurs, यानी 100% of saturation of hemoglobin occurs. That means that alveolar site all the hemoglobin molecules are loaded with oxygen molecules. लेकिन saturation of hemoglobin with oxygen ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। किस पर? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर, ठीक है। मैं अभी के लिए डायरेक्टली लिखता हूँ, लेकिन ये डायरेक्टली है ही नहीं, तो अभी के लिए इतना ही याद रखो कि ये दोनों रिलेटेड होते हैं, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाउंड होते हैं विद द हीमोग्लोबिन, दैट मीन्स सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा बाउंड होगा, यानी सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। ये आपने याद रखना है। अगर हम इस हिसाब से देखेंगे, अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन between the partial pressure of oxygen and the saturation of hemoglobin with the oxygen, अगर ये बढ़ता है तो ये बढ़ता है, अगर ये कम होता है तो ये कम होता है, तो इनके दरमियान स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए था। यानी अगर मैं इधर से किसको बढ़ाता, अगर मैं इधर से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाता तो सैचुरेशन बढ़ जाती, और बढ़ाता पार्शियल प्रेशर को तो सैचुरेशन और बढ़ जाती, और बढ़ाता पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को तो सैचुरेशन बढ़ जाती। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। ये तो सही है, लेकिन हीमोग्लोबिन इस तरह बिहेव नहीं करता है। हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन डिसोसिएशन लीनियरली नहीं होता है, वो सिग्माइड शेप्ड का कर्व बनाती है। क्या बनाती है? सिग्माइड शेप्ड का कर्व। इसकी एफिनिटी जो होती है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन वो अलग ही तरीके की होती है। आप जब हायर क्लासेस में देखोगे, अगर मान लो ये हीमोग्लोबिन है, इट बाउंड विद द 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब एक वाला बाउंड होता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो फिर दूसरे के लिए जगह बन जाती है, फिर दूसरा होता है, दूसरा जब अटैच होता है तो तीसरे की कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड होता है। इसी तरह चौथा, यानी ये रिलीज़ भी धीरे धीरे करता है और बाउंड भी धीरे धीरे होता है। यानी ये डायरेक्टली इस तरह लीनियर इक्वेशन, लीनियर वेरिएबिलिटी यानी लीनियर ये रिलेशन नहीं दिखाता है विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अभी के लिए यहाँ तक मैंने बोला हीमोग्लोबिन बाउंड्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन, बट ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, HbO2, ठीक है। लेकिन ये तब होता है अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मान लो आप 0 है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। ये बात याद रखना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज़ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज़ फॉर्मड। इसका मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने का
क्या है, रिलेशन, या हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाउंड होना यानी सैचुरेट होना, इसके दरमियान रिलेशन है वो है इस तरह की। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन भी बढ़ जाती है, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इसके हिसाब से आना चाहिए था लीनियर गैप, लेकिन आता है सिग्माइड बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये कुछ अनटवर्ड बिहेवियर दिखाता है। अब हम इस ग्राफ को समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा, ये मैंने इसलिए पढ़ाया और इसके पीछे भी बहुत मैकेनिज्म है। हीमोग्लोबिन का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये इस तरह का रिलेशन क्यों दिखाता है, सिग्माइड ग्राफ क्यों आता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपने क्या याद रखना है, अभी के लिए मैंने इधर आपको इसीलिए थोड़ा बताया ताकि आपको ये ग्राफ समझ आए, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ को याद नहीं रखना है। अब हम ग्राफ को समझते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बढ़ने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, यानी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन बढ़ जाती है। अब हम ग्राफ पर आते हैं, देखिए ग्राफ पर आते हैं। अब ये है 100 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर। अभी यहाँ पर याद रखो एल्वियोलाई पर जो मैंने लेक्चर किया ना, वहाँ पर अपलोड, पिछले वाला जो मैंने लेक्चर किया था अपलोड, इसमें मैंने बताया था कि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 mm ऑफ Hg। अब इसको मैं नियरली 100 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 100। एंड एट द टिश्यू लेवल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 40 mm ऑफ Hg, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। लेकिन ये दोनों कब होते हैं, ये 40 mm ऑफ Hg एंड 104 mm ऑफ Hg, दैट इज़ ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज एंड नॉर्मल फिजियोलॉजी। जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल यानी जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट, वो नहीं हम कह सकते, ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड एट रेस्ट पोजीशन एल्वियोलाई में होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mm ऑफ Hg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है एट द टिश्यू एट रेस्ट एंड नॉर्मल फिजियोलॉजी में 40 mm ऑफ Hg। ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, एल्वियोलाई पर होता है हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेट, 100% सैचुरेट। तो अगर आज के बाद आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा किस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेट होता है, तो आपने याद रखना है 104 mm ऑफ Hg। नियरली अब हम लेते हैं 100 mm ऑफ Hg। आज के बाद अगर कोई भी पूछेगा अंडर रेस्टिंग कंडीशन एंड नॉर्मल फिजियोलॉजी में जो 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है वो होता है एट 104 mm ऑफ Hg और 100 mm ऑफ Hg एट द एल्वियोलर साइट, और अगर कोई बताएगा आपको कि 40 mm ऑफ Hg पर कितने % सैचुरेट हुआ होता है हीमोग्लोबिन, वो होता है 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेट। इसका मतलब क्या है, अब हम ग्राफ पर आते हैं। देखिए एट 100 mm ऑफ Hg वो कहाँ पर होता है, 100 mm ऑफ Hg एल्वियोलाई पर, एल्वियोलाई के पास जो होता है 100 mm ऑफ Hg नियरली, वहाँ पर होता है 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेट विद द ऑक्सीजन, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अब देखिए 40 mm ऑफ Hg अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड रेस्टिंग, ये कहाँ पर होता है, टिश्यू पर, यानी टिश्यूज़ पर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mm ऑफ Hg एट रेस्ट एंड नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो अगर हम देखेंगे उस टाइम या टिश्यू लेवल पर हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हुआ होता है, यहाँ देखिए 75%। अब आया यहाँ पर मज़ा। अब देखिए अगर 75% सैचुरेशन रहती है, देखिए क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम देखेंगे पहले जो 100 mm ऑफ Hg था या 104 mm ऑफ Hg था, वहाँ पर था 100% सैचुरेशन। जब ये ब्लड टिश्यूज़ पर पहुंच गया, टिश्यूज़ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, डिक्रीज 40 mm ऑफ Hg, तो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन भी डिक्रीज होगा, वो होता है 100% सैचुरेटेड से 75% सैचुरेटेड। रिमेनिंग 25% जो अनसैचुरेशन होती है इसकी, यानी जो ये डिसोसिएशन होती है हीमोग्लोबिन की, वो रिलीज़ करता है ऑक्सीजन, वो टिश्यूज़ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं यानी अंदर लेते हैं। हाउ ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द टिश्यूज़, वो रिमेनिंग 25% जो होता है ड्यू टू द डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर। फिर से समझिए, एल्वियोलाई पर था 100 mm ऑफ Hg,
तो 100% सैचुरेटेड। टिश्यूज़ पर जब ये ब्लड पहुंच गया, ड्यू टू डिक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ 40 mm ऑफ Hg, सैचुरेशन भी डिक्रीज होती है 75% ऑफ mm Hg। इसका मतलब क्या है, 75% हीमोग्लोबिन अब है सैचुरेटेड विद द ऑक्सीजन। 25% जो है वो डिसोसिएट हो गया है, यानी 25% ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज डिसोसिएटेड इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। जो ये 25% हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होता है वो टिश्यूज़ अपटेक करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह ये लेते हैं ऑक्सीजन टिश्यूज़। दिस occurs because of the decrease in the participation of the oxygen and hence decrease in the saturation of the hemoglobin with the oxygen। और 25% जो हीमोग्लोबिन होता है वो रिलीज़ करता है ऑक्सीजन, वही टिश्यूज़ यूटिलाइज़ करते हैं। अब मेरी बात एक याद रखना, एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट, एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट अगर मैं पार्शियल प्रेशर लूँगा यही 100 mm ऑफ Hg, ठीक है, 100% सैचुरेशन होती है हीमोग्लोबिन की, तो इस जगह पर याद रखना 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना 20 ml ऑक्सीजन। जब 100 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उस टाइम क्या होती है, 100% सैचुरेशन होती है हीमोग्लोबिन की। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 100 mm ऑफ Hg और 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होते हैं, तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये बात आप याद रखना, क्या याद रखना, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे बताइए एट द टिश्यू लेवल क्या होता है। जब ये टिश्यूज़ पर पहुंचता है ये ब्लड जिसमें होता है 100 ml में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, जब ये यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर 40 बन जाता है, यानी डिक्रीज़ होता है। उससे जो सैचुरेशन होती है हीमोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन वो डिक्रीज़ होती है टू द 75%, टू द 75%। तो ये जो रिमेनिंग 25% हीमोग्लोबिन होता है ये रिलीज़ करता है ऑक्सीजन, जो कि यूटिलाइज़ करते हैं टिश्यूज़। अब मुझे बताइए कि जब 100 ml ऑफ ब्लड एट 100 mm ऑफ Hg 100% सैचुरेशन 20 ml ऑफ ब्लड कैरी करता है, तो जब ये 40 mm ऑफ Hg के प्रेशर पर पहुंच जाएगा ये ब्लड, तो सैचुरेशन 75 पहुंच जाएगी, यानी 25% ऑफ हीमोग्लोबिन रिलीज़ करेगा ऑक्सीजन। मुझे बताइए कि 20 ml जो कैरी कर रहा था उसका 25% कितना होता है, उसका 25% होता है 5 ml। क्या होता है, 5 ml। तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑफ ब्लड टू द टिश्यूज़। याद रखना, अगर एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, एट द टिश्यू लेवल जब पार्शियल प्रेशर 40 हो जाता है तो सैचुरेशन 75 बन जाती है, तो 25% ऑफ द हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है इनटू द हीमोग्लोबिन एंड 25% ऑफ द हीमोग्लोबिन रिलीज़ करता है ऑक्सीजन। तो मुझे बताइए कि 100 ml कितने ml ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा, दैट मीन्स 25%, दैट मीन्स 5 ml। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस एट रेस्टिंग पोजीशन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड oxygenated blood delivers 5 ml of oxygen to the tissues because of the decrease of the partial pressure of oxygen and decrease in the saturation of the hemoglobin with the oxygen। I hope आपको ये समझ आया होगा। आप मुझे बताइए अगर यहाँ पर ये होता है, अब मैं ये आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ा बताता हूँ, ये इसमें इंक्लूड होता भी है लेकिन ये फिर लेंथी हो जाएगा। आप मुझे बताइए यहाँ पर मैंने बनाया इस तरह, ये देखिए ये है यहाँ पर, यहाँ से आता है ब्लड, ठीक है, यहाँ पर है टिश्यू, ये मैं एक टिश्यू सेल को बनाता हूँ। अब मुझे बताइए यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 100 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब क्या होता है, असल में होता है 95 mm ऑफ Hg, जो मैंने पिछले में बताया कि ड्यू टू वेनस एडमिक्सचर की वजह से वो डिक्रीज होता है 95 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पर टिश्यूज़ में है 40,
तो यहाँ पर जो ब्लड पहुँचता है इसमें है 95, तो यहाँ पर होता है एक्सचेंज जो मैंने कल बताया, जब तक कि यहाँ का प्रेशर भी 40 हो जाए और यहाँ से चला जाए। अब मुझे बताइए कि जब यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज़ होता है, यहाँ पर जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से पहुँच जाएगा, उसमें 20 ml क्या है, 20 ml ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ड्यू टू डिक्रीज़ इन द पार्सल प्रेशर 100 से 40 होने की वजह से 195 mm ऑफ Hg और से हूँ मतलब 95 mm ऑफ Hg प्रेशर से डिक्रीज़ होता है 40 mm ऑफ Hg। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जो 25% जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन होता है वो रिलीज़ करता है ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ और वो लेते हैं टिश्यूज़। आप मुझे बताइए अगर 100 ml जो यहाँ पर था वो ला रहा था 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, अब 25% ये टिश्यू को डिलीवर करेगा, विच मीन्स कि ये 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर करेगा। इसके बाद यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा उसमें होगा 15 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये कन्फ्यूजन भी आज के बाद दूर करना कि ये बात याद रखना, इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एवरी 100 ml ऑफ ब्लड अंडर नॉर्मल कंडीशंस कंटेन 15 ml ऑफ ऑक्सीजन। आज के बाद ये नहीं कहना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है लेकिन कम होता है एज कम्पेयर टू एट्रियल ब्लड। आज के बाद याद रखना, एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस एट रेस्टिंग पोजीशन एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन्स 15 ml ऑफ ऑक्सीजन। उसमें कितना होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100 ml में 20 ml कितना होता है 20 ml, लेकिन 5 ये डिलीवर करता है किसको, टिश्यूज़ को, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम 95 टू द 40 एंड सैचुरेशन डिक्रीज होता है फ्रॉम 100 टू द 75। उसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता है और 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज़ अपटेक करते हैं और 15 ml वापस वेनस ब्लड में चला जाता है, यानी वेन्स में चला जाता है यहाँ से बैक टू द एल्वेओलाई। फिर से वहाँ पर खाली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन की लोडिंग होगी। ये बात याद रखना, अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये साइकिल चलता जाएगा, 5 ml को ये सिर्फ डिलीवर करता जाएगा, 15 ml को ये वापस एल्वेओलाई के पास लेता जाएगा। उससे क्या होता जाएगा, 5 ml की फिर से लोडिंग होगी, फिर से 5 ml डिलीवर होगा अंडर नॉर्मल कंडीशंस एंड रेस्टिंग। जब एक्सरसाइज करते हैं, जब हाइपोक्सिया होता है और कोई पॉलीसाइथीमिया, एनीमिया, उन कंडीशंस में ये सारा कुछ वैल्यू बदल जाता है। लेकिन अभी हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की बात कर रहे थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसीलिए सॉरी अभी मैं फिर से बताता हूँ, इसीलिए यहाँ पर इस सिग्माइड आता है। आप मुझे बताइए क्या होता है, अभी थोड़ा और इसमें देखिए, मैं यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ, शायद ये भी इरेज होगा, सॉरी ये भी इरेज होती है। अब आप यहाँ से याद रख लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे, यानी 100 mm ऑफ Hg से 40 mm ऑफ Hg होता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। यानी एट नॉर्मल कंडीशंस जब एल्वेओलाई से ब्लड चला जाएगा तो वो 40 mm ऑफ Hg तक पहुंच जाएगा, फिर ये यहाँ से वापस जाएगा अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इस ग्राफ का नॉर्मल कंडीशंस में कोई लेना देना नहीं है। जो ये पार्ट ऑफ ग्राफ है, ये वाला पार्ट नीचे वाला, इसका नॉर्मल कंडीशंस में कोई चेंज नहीं आता है, इसका कोई रोल नहीं होता है। पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg से 40 mm ऑफ Hg चेंज होता है और फिर से वापस जाता है। फिर अगर टाइम मिला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, एनीमिया में क्या होता है, हाइपोक्सिया में क्या होता है, राइट शिफ्ट ऑफ दिस कर्व, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ दिस कर्व ये कब होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है, ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे अगर टाइम मिला। इतना आप अभी के लिए याद रखते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।